हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। सो गाइस, मैं आपसे सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। तो देखिए, मैंने इग्नू से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उस पे मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया है। एक्चुअली मुझे अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट की भी वीडियो डालनी होती है बिकॉज़ मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली टीचिंग मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ मैं एक टीचर हूँ। कि जब भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप जिस भी सब्जेक्ट की बोलेंगे मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज़ मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया था वो इग्नू से रिलेटेड वीडियो के लिए ही मैंने स्टार्ट किया था। बिकॉज़ मैं भी इग्नू से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ तो मुझे पता है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट की चाहिए आप प्लीज़ मुझे थोड़ा पहले से अगर कमेंट कर देते हैं तो अच्छे से मैं उस सब्जेक्ट को समझ के उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सब्जेक्ट बंद कर दिया है, ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगी। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा BEGS 183 और बुक का नाम है हमारा राइटिंग एंड स्टडी स्किल। यानी कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है स्पेशली हमें राइटिंग का स्किल कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, अपने पढ़ाई के स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस सब्जेक्ट में। इसके जो क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं ये आपके पिछले ईयर के जो भी एग्ज़ाम में आए हैं और फिर मैंने आपके बुक में भी इसको मैच किया है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किए गए हैं तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है मैंने रेडी किया है। सो आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको सब्जेक्ट को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है जो कि ये भी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं जो कि है व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल। यानी कि आपको 3 ऐसे टाइप लिखने हैं जो कि स्टडी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ये एक स्किल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि स्किल का मतलब क्या होता है। तो स्किल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये हम सब जानते हैं। स्किल जो होता है हम पढ़ाई में यूज़ करते हैं, अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं। किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो किसी के काम करने का स्किल बहुत अच्छा होता है। तो हर इंसान के अंदर डिफरेंट टाइप के स्किल होते हैं, हम उसको डेवलप करते हैं। 3 आपको मेजर स्किल लिखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि देखिए, हम लोग सब कोई पढ़ाई तो करते हैं, चाहे कोई भी हम काम करते हैं, पर कुछ लोग कम समय में बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर लेते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें काफ़ी लंबा समय लग जाता है कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करने में या फिर सीखने में। उनका तरीका में भी अलग होता है। तो स्किल का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ को बहुत ही बेहतर ढंग से और काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। तो पढ़ाई में भी कुछ लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसमें आपको सिंपली 3 टाइप मैं आपको बताऊंगी जो कि स्टडी स्किल के होते हैं। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा लंबा बना सकते हैं। तो पहला जो हमारा स्किल है यानी कि पहला जो टेक्निक आप बोल सकते हैं वो है हमारा एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, जिसको हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो सक्रिय शिक्षण रणनीति। अब ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये बहुत ही कम बच्चे यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही स्मार्टली कोई चीज़ सीखते हैं। लाइक वो अपने नोट्स बुक को रेडी करते हैं यानी कि कोई भी अपना सिलेबस वो कंप्लीट करते हैं। तो इसमें बेसिकली वो जो मटेरियल होता है यानी कि स्टडी का जो मटेरियल होता है वो डीपली वे में उसको लेते हैं। यानी कि रोज़ अगर वो स्कूल या कॉलेज नहीं भी जाते हैं तो वो जो है उसके नोट्स आप बोल सकते हो उसको कलेक्ट करते हैं। वो अच्छे से चीज़ों को सुनते हैं, है ना, उसको अच्छे से लिसनिंग करते हैं। देन उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो यूज़ करते हैं, जैसे कि बड़ा सा टॉपिक है उसको वो समराइज़ करके उसको सिंपल वे में उसके की पॉइंट को वो एक तरह से पॉइंट आउट करते हैं। देन वो नोट्स बनाते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो जो टॉपिक है उससे लेकर वो अपने फ्रेंड्स से या फिर उससे लेकर वो डिस्कस करते हैं। उसके जो मेन की पॉइंट है, स्टडी मटेरियल है, उसको लेकर वो प्रिपेयर करते हैं। यानी कि एक लंबे चीज़ को शॉर्टली वे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये कब होगा, जब आप एक्टिवली जो है एक तरह से लर्निंग का प्रोसेस या स्ट्रैटेजी जो है यूज़ करेंगे। अगला जो स्टडी स्किल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो। स्पेशली हम अगर स्टडी करते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं तो
जो कि है हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसमें अगर अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं, यानी कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ पर आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, अपना एक टाइम का प्रिपेयर कर सकते हैं कि इस टाइम में मुझे पढ़ाई करनी है, और जो भी एक तरह से आपको नॉइज़ या जो भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छा टाइम बना आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट जो स्किल होता है ये भी आपके स्टडी स्किल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली ये सब फील्ड में इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बोलूँ, टाइम मैनेजमेंट अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा कोर्स हो गया है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज आपके पास 24 घंटे होते हैं और उसी के अंदर आपको अपनी सभी एक्टिविटीज़ को करना होता है। तो अगर आप सही से टाइम को मैनेज करते हैं तो आप हर काम सही से कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है जो कि स्टडी में आता है। अगला जो स्किल इसमें शामिल है जो कि थर्ड नंबर है, वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी कि संगठनात्मक कौशल। ये जो स्किल होता है इसमें भी आपको एक तरह से सही से आपके जो असाइनमेंट है या फिर आप जो भी एक तरह से ग्रुप बनाए हैं अपनी स्टडी को, उसको अच्छे से समझना होता है। फिर आपका जो स्टडी पॉइंट है या जो भी आपका स्पेस है जहाँ पर आप डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ऑर्गेनाइज करनी होती है जिसमें आप सही से अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। 3 स्किल मैंने आपको बताया, इसको आप थोड़ा लंबा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आप सेम टू सेम तो नहीं लिखेंगे ना, आप अपने आइडिया को उसमें यूज़ करेंगे, अपने थॉट को यूज़ करेंगे और उसको ईजी वे में प्रेजेंट करने का आप ट्राई करेंगे कि लोग जो है उसको ईजी वे में समझ सके। तभी तो हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, अपने थॉट को हम प्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली ये है, ये मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला जो स्ट्रैटेजी है इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, मैं शॉर्टली आपको समझा दे रही हूँ, जो कि है एस्टैब्लिशिंग योर क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपकी जो क्षमता है, यानी कि आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो आपकी कितनी समझ है कोई टॉपिक को लेकर, आप कितना अच्छे से लिखते हैं, उसकी आपकी क्षमता क्या है वो आपको दिखाना है। तो उसको आप बूस्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, नीचे हम देख लेते हैं। तो इसका अंदाज़ा जब हम कोई भी टॉपिक का रिसर्च करते हैं तो वो एक तरह से, जैसे आप कोई भी टॉपिक को रिसर्च कर रहे हैं तो उसके डेप्थ में आप जाते हैं और उसके हर एक पॉइंट को कनेक्ट करके आप लिखते हैं कि ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, और उसको एक अच्छा सा आप रेडी करते हैं, एक तरह से प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं राइटिंग के थ्रू, जो कि लोगों को, यानी कि आपके जो ऑडियंस है उसे समझने में काफ़ी ईजी होता है। तो नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल यानी कि कुछ एक्शन दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो हम एक्शन लेते हैं, जैसे हम कोई भी टॉपिक अगर लिख रहे हैं, जो कि हमारा लिटरेरी रिव्यू होता है, यानी कि जब भी आप कोई टॉपिक को रिसर्च करते हैं तो उसके पेपर वगैरह जो भी है आप हर जगह से उसको कलेक्ट करते हैं। रिसर्च में आप पेपर में आप एक तरह से पिक्चर को लगाते हैं कि वो चीज़ें और अच्छे से प्रेजेंट कर सके अपनी बातों को, और उसमें जो थॉट्स लिखे गए हैं उसमें जो भी चीज़ें हैं, तो ये हम एक तरह से लिटरेरी रिव्यू भी देते हैं। और साथ में अगला जो पॉइंट है, जैसे कि कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम अच्छे से चीज़ों को, अगर हम दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, उसके लिटरेरी जो वर्क है उसको हम देखेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है, उसके थीम्स क्या है, अच्छे से हम डीपली पहले उस चीज़ को समझेंगे, देन हम उसमें आगे पॉइंट को बढ़ाएंगे या फिर कुछ ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम एक तरह से हेल्प करती है जब भी हम कोई राइटिंग को अच्छा बनाते हैं, कुछ डिफरेंट हम उसमें क्रिएट करते हैं। तो और इसमें एक और पॉइंट दिया गया है जो मैं आपको समझा दे रही हूँ, जो कि परसिवियरेंस एसेस, यानी कि एक तरह से किसी चीज़ को मानने के लिए मजबूर करना। अब देखिए, जब हम लोग कोई भी थॉट्स को, हम कोई भी आर्टिकल को पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे एविडेंस जो है प्रेजेंट किए जाते हैं राइटर के थ्रू, यानी कि ऐसे फैक्ट को दिखाते हैं कि आपको मानना ही पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें जो है ऐसे हुई है या फिर ऐसे हुई है, यानी कि वो ऐसे एविडेंस हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी चीज़ों को मानना पड़ता है। सिंपली किसी चीज़ को फोर्सफुली एक तरह से उसको मनवाना, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, तो आगे जो हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको करना है कि व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग, डिस्क्राइब द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज इन राइटिंग एक्सपोज टेक्स्ट। यानी कि फर्स्ट आपको एक्सपोजिटरी जो राइटिंग होती है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसका वर्णन करना है, साथ में ये टेक्निक क्या है उसके बारे में भी आपको लिखना है। एंड देन ये जो एक्सपोजिटरी जो राइटिंग है, ये हमारे टेक्स्ट में जब भी हम कोई राइटिंग
लिखते हैं तो ये किस तरह से हमें हेल्प करती है या फिर क्या तरीके हैं जिसका यूज़ करके हम एक तरह से सबकी अच्छे वे में एक तरह से टेक्स्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट हम एक्सपोजिटरी जो राइटिंग है इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं, देन हम टेक्निक भी जानेंगे आगे। तो हम मीनिंग को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो मीनिंग इसका अगर हम लोग सिंपल वे में समझते हैं तो देखिए एक्सपोजिटरी जो राइटिंग है इसको हम लोग एक्सपोजिशन भी कहते हैं और ये एक तरह से इसका जो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका पर्पस आप बोल सकते हैं कि उसके जो रीडर होते हैं ना उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है और लाइक अ टीचर मतलब एक टीचर के जैसे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाना है, उसके क्या गाइडलाइंस है, क्या पॉइंट है, उसको अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पूरे डिटेल के साथ रीडर को समझाना है। अब नीचे इसके कुछ टेक्निक दिए गए हैं जिसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसके गोल पे बात करें कि एक्सपोजिटरी जो राइटिंग होता है इसके गोल क्या होते हैं। इससे पहला जो गोल दिया गया है डिलीवर इंफॉर्मेशन। तो कोई भी टेक्स्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मेन जो पर्पस होता है यानी कि राइटर के लिखने का मेन पर्पस यही होता है कि वो अच्छे से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से अपने रीडर के सामने प्रेजेंट करे और वो भी एक अच्छे से क्लियर वे में अच्छे से प्रेजेंट करे, यानी कि इसका ये पर्पस होता है या गोल हो सकता है। अगला जो इसका गोल है यानी कि रीडर को अच्छे से डिलीवर तो करना है इंफॉर्मेशन, साथ में फैक्चुअल फोकस, यानी कि अगर आप एक्सपोजिटरी राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फैक्ट वाला जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रखना है उस राइटिंग में। अच्छे से आपके जो एविडेंस है यानी कि आपके जो सबूत है उसको अच्छे वे में रखना है कि लोग उससे रिलेट कर सके और वो एकदम फैक्टफुल हो, उसमें कुछ भी एक तरह से झूठ ना हो। और साथ में आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन है जिससे आपके जो रीडर है वो बहुत हद तक कनेक्ट हो सके और अच्छे से समझ सके। अगला जो इसमें इसका गोल होता है ऑब्जेक्टिव टोन्स, यानी कि आपको इसमें कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखना है और ना ही अपना पर्सनल कुछ थॉट रखना है। आपको जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है वही अच्छे से डिलीवर करना है रीडर को। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए एक्सपोजिटरी राइटिंग किसी भी चीज़ को हम जब एक्सपोज करते हैं ना तो एक्सपोज में आप कुछ भी मिलावटी ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको फैक्ट वाली चीज़ें और प्रॉपर जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको इसमें प्रेजेंट करना होता है। तो आई होप आप समझ गए। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी अब टेक्निक पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इसके टेक्निक दिए गए हैं जो कि क्लियर रूप से आपको प्रेजेंट करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो दिया गया है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आपका सही होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं एक्सपोजिटरी अगर राइटिंग लिख रहे हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है और आपने जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज की है वो परफेक्ट होना चाहिए। स्पेशली इसमें लॉजिकल फ्लो होना चाहिए या लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए। अगला जो है ट्रांजिशन होना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा बदलाव भी होना चाहिए। बदलाव मीन्स ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे रिलेट कर सके, वो उससे कनेक्ट कर सके और स्मूथली आपका आइडिया होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें इसके टेक्निक होते हैं। अगला जो चीज़ें हैं आपको क्या क्या चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है जब भी आप एक्सपोजिटरी राइटिंग प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस के सामने। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि आपको आपके ऑडियंस कैसे हैं, आपके ऑडियंस कैसे हैं, यानी कि आपको ऑडियंस को ध्यान में रख के चीज़ों को प्रेजेंट करना है। देन आपका जो अगला जो दिया गया है क्लैरिटी इज़ की, यानी कि अगर आपका जो थॉट है, आपका जो टेक्स्ट है वो रियली में बहुत ही क्लियर है तो लोग उससे बहुत रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें आपका लैंग्वेज जो है वो काफ़ी क्लियर है जो कि सबको समझ में आ रहा है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। देन अगला जो पॉइंट इसमें एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इंगेज योर रीडर, यानी कि आपको ऐसे टोन में चीज़ों को लिखना है, एक्सप्रेस करना है कि आपके जो रीडर है वो आपसे बहुत हद तक कनेक्ट कर पाए और अच्छे से वो समझ पाए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम एक्सपोजिटरी राइटिंग भी करते हैं। तो राइटिंग भी बहुत ही बिग स्किल है जो कि अभी के टाइम में काफ़ी डिमांडेबल है। आपको पता ही होगा कि कितने टाइप के अभी राइटर जो है, कंटेंट राइटर हो गए, अलग अलग टाइप के हमें राइटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला जो इसमें इसका गोल होता है ऑब्जेक्टिव टोन्स, यानी कि आपको इसमें कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखना है
और ना ही अपना पर्सनल कुछ थॉट रखना है। आपको जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है वही अच्छे से डिलीवर करना है रीडर को। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, एक्सपोजिटरी राइटिंग किसी भी चीज़ को हम जब एक्सपोज करते हैं ना, तो एक्सपोज में आप कुछ भी मिलावटी ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको फैक्ट वाली चीज़ें और प्रॉपर जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको इसमें प्रेजेंट करना होता है। तो आई होप आप समझ गए। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखिए, इसकी अब टेक्निक पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इसके टेक्निक दिए गए हैं जो कि क्लियर रूप से आपको प्रेजेंट करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आपका सही होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं, एक्सपोजिटरी अगर राइटिंग लिख रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है और आपने जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज की है वो परफेक्ट होना चाहिए। स्पेशली इसमें लॉजिकल फ्लो होना चाहिए या लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए। अगला जो है ट्रांजिशन होना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा बदलाव भी होना चाहिए। बदलाव मीन्स ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे रिलेट कर सके, वो उससे कनेक्ट कर सके, और स्मूथली आपका आइडिया होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें इसके टेक्निक होते हैं। अगला जो चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है जब भी आप एक्सपोजिटरी राइटिंग प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस के सामने। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि आपको आपके ऑडियंस कैसे हैं, आपके ऑडियंस कैसे हैं, यानी कि आपको ऑडियंस को ध्यान में रख के चीज़ों को प्रेजेंट करना है। देन आपका जो अगला जो दिया गया है, क्लैरिटी इज़ की, यानी कि अगर आपका जो थॉट है, आपका जो टेक्स्ट है वो रियली में बहुत ही क्लियर है, तो लोग उससे बहुत रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें आपका लैंग्वेज जो है वो काफ़ी क्लियर है, जो कि सबको समझ में आ रहा है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। देन अगला जो पॉइंट इसमें एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इंगेज योर रीडर, यानी कि आपको ऐसे टोन में चीज़ों को लिखना है, एक्सप्रेस करना है कि आपके जो रीडर है वो आपसे बहुत हद तक कनेक्ट कर पाए और अच्छे से वो समझ पाए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम एक्सपोजिटरी राइटिंग भी करते हैं। तो राइटिंग भी बहुत ही बिग स्किल है, जो कि अभी के टाइम में काफ़ी डिमांडेबल है। आपको पता ही होगा कि कितने टाइप के अभी राइटर जो है, कंटेंट राइटर हो गए, अलग अलग टाइप के हमें राइटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे आते हैं, तो आगे हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजी यू वुड अडॉप्ट टू बी क्रिटिकल रीडर, यानी कि आप क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या रणनीतियाँ आप एक तरह से अडॉप्ट करेंगे अगर आपको बनना हो क्रिटिकल रीडर। अब क्रिटिकल रीडर क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देती हूँ, देन हम इसके स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो देखिए, क्रिटिकल जो रीडर होता है ना, किसी भी टॉपिक को बहुत ही क्रिटिकली सोचता है और उसको पढ़ता है। अब देखिए, आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो क्या उसमें जो लिखा रहता है आप उसको पूरा मान लेते हैं? नहीं, आप उसमें बहुत सारी कमियों को निकालते हैं। उसमें क्या कमी है, वो ऐसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, ये ऐसे जुड़ा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को हम एक तरह से एनालाइज करते हैं। तो स्पेशली अगर आप एक क्रिटिकल रीडर बनना चाहते हैं तो क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है, वही चीज़ें हम जानेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। ओके, सो हम फर्स्ट देख लेते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो सिंपल कुछ स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करने होते हैं जब भी आप एक क्रिटिकल रीडर बनते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि आपको खुद प्रिपेयर करना है खुद को कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप अगर टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें जो चैलेंजेस होंगे उससे आप किस तरह से आप खुद को ढालेंगे, उसमें क्या चीज़ें आप चेंजेस करेंगे, आपकी नॉलेज कितनी है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आप एक तरह से एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं, तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? आपको अगर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी तभी तो आप उसमें चीज़ों की कमी निकालोगे ना। अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट आपको खुद को प्रिपेयर करना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप उस फील्ड में है तो देन आप उसमें कमी निकालेंगे तो लोग आपसे एक तरह से तो लोग आपकी बातों को भी मानेंगे। बट आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या सिखाओगे, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, ये चीज़ें इसमें आती है। अगला जो स्ट्रैटेजी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, प्रीव्यू द टेक्स्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके हेडलाइन क्या है, उसके टाइटल क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उनका कंक्लूजन क्या है, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। राइटर ने अगर इस टेक्स्ट को लिखा है तो उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, उनका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं।
अब आगे हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं। तो जब भी अगर आप कोई टेक्स्ट रीड करते हैं तो सबसे पहले आपको एक तरह से उसमें एक्टिवली एंगेज रहना है। एक्टिवली एंगेज का मतलब यहाँ पर है कि आपको सही से टेक्स्ट को पढ़ना है, उसमें क्वेश्चन क्या है, उसके इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें क्या पॉइंट है, क्या एविडेंस है, क्या चीज़ें जो है उसको सपोर्ट कर रही है, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको अच्छे से समझना है। ये नहीं कि थोड़ा-सा पैराग्राफ पढ़ दिया फिर अगले लाइन पे आ गए पर उसमें कुछ भी आपको अच्छे से डिटेल नहीं मिला, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। यानी कि आपको एक्टिवली रीड करना है। अगला जो इसमें दिया गया है स्ट्रक्चर वो है हमारा एनोटेट। एनोटेट मीन्स होता है कि अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसके टेक्स्ट को अच्छे से नोट्स के रूप में आपको रेडी करना है। उसके अंडरलाइन की पॉइंट जो आइडिया है या फिर उसमें जो क्वेश्चन है उसको आपको ब्रेक डाउन करना है, यानी कि उसको छोटे छोटे भागों में बांटना है। उसमें एक तरह से मार्जिन से या फिर जो भी आप कर सकते हो उसको अंडरलाइन करके आप उसके मेन पॉइंट को, तो ये चीज़ें भी लोग एक तरह से यूज़ करते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो है हमारा कंसीडर द सोर्स, यानी कि जो राइटर ने जो स्रोत यानी कि जो सोर्सेस यूज़ किए हैं उस पर आपको फोकस करना है और अच्छे से उसको भी समझने का कोशिश करना है। अगला जो स्ट्रैटेजी दी गई है वो है हमारा इवैल्यूएट एविडेंस, यानी कि अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है जो पॉइंट राइटर ने प्रेजेंट किया है उसका जो पॉइंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा वो रिलेट करता है, कितना फैक्टफुल है, इन सभी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। तभी आप एक तरह से क्रिटिकल राइटर बन सकते हैं। हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो देखिए फर्स्ट आपको एक तरह से समराइजिंग द मेन पॉइंट, अगर आप टेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं तो फिर भी आपको ध्यान देना है कि उसके मेन पॉइंट क्या है, यानी कि उसको छोटा रूप प्रेजेंट करना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो पॉइंट है रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज, यानी कि अगर आप टेक्स्ट पढ़ लिए हैं तो आप राइटर के जो थॉट है या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उनसे आप एग्री करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों, और अगर करते नहीं हैं तो क्यों, इन सभी चीज़ों को भी आपको अच्छे से एनालाइज करना है। अगला जो स्ट्रैटेजी दी गई है वो है हमारा कनेक्ट टू अदर सोर्स, यानी कि अगर आप रीडिंग कर भी रहे हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो राइटर ने जो चीज़ें प्रेजेंट की है वो किस किस सोर्स से कनेक्ट हो रही है, किन किन पॉइंट से वो हमारी लाइफ से कनेक्ट हो रही है या क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली जब आप क्रिटिकल एक रीडर बनते हैं। तो अब हम आगे आते हैं, तो आगे जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें आपको करना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टोरेज स्किल, ब्रीफली डिस्कस द 2 मेजर कैटेगरी स्टेज स्किल, यानी कि जो स्टोरेज स्किल होते हैं ना इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन आपको ब्रीफली इसके 2 कैटेगरी जो है स्किल के उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि स्टोरेज स्किल होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए ये जो प्रोसेस होता है ना स्पेशली ये डिजिटल फॉर्म में होता है कि हम कोई भी डेटा को जो है लंबे समय तक रख सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको अच्छे से इकट्ठा करके हम जब मन तब उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जहाँ हमें इसका यूज़ करना है हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अभी के टाइम में आपने सुना हो जैसे कि बिजनेस के जो डाटा होते हैं उसको अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है कि कब क्या किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये भी एक सिंपल एक स्टोरेज होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अच्छे से रखा जाता है। बेसिकली ये स्किल है जिसको अच्छे से सीखा जाता है और लोग इसका भी एक तरह से बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं जिनको अच्छे से ये स्किल आता है। अब इसके हम दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं जिसको अच्छे से एक तरह से स्टोरेज करके रखा जाता है। तो फर्स्ट जो स्किल है वो है हमारा फिजिकल स्टोरेज स्किल, जो कि हमारा फिजिकल स्टोरेज स्किल। तो ये इसके नाम से आपको पता चले कि फिजिकल रूप में रखा जाता है। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो इंक्लूड है वो है हमारा फर्स्ट जो दिया गया है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इसमें स्पेस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको बढ़ा या कमा भी सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला जो इसमें दिया गया है वो है क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, यानी कि अगर आपको डाटा को एक ग्रुप में रखना है तो आप ग्रुप में रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अलग डिफरेंट पार्ट में भी रख सकते हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसमें और कुछ इंक्लूड किया गया है जैसे कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जो भी डाटा को रखते हैं तो उसके प्लेस को, उसके लोकेशन को आपको देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। अगला जो दिया गया है मेंटेनिंग स्टोरेज सिस्टम, यानी कि आपको उसमें इंश्योर रहना है कि आपका जो स्पेस है, आपका जो फंक्शन है उसको आप कैसे रख रहे हैं, कौन से सिस्टम में रख रहे हैं स्टोर करके, ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको समझा दिया
गया। देन हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि हमारा डेटा स्टोरेज स्किल। तो ये जो हमारा है यानी कि डेटा स्टोरेज जो स्किल दिया गया है, तो इसमें भी हम एक तरह से डेटा को स्टोर करके ही रखते हैं, पर ये कुछ अलग फॉर्मेट में होते हैं, जैसे कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं और इनको अच्छे से एक तरह से इनको भी अच्छे से स्टोरेज करके रखा जाता है। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है वो हम जान लेते हैं एक एक करके। तो इसमें जो चीज़ें इंक्लूड है जैसे कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी, यानी कि आप चीज़ों को अगर स्टोर करके रखते हैं डाटा को तो डिफरेंट तरह से आप रख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग हार्ड ड्राइव में रखते हैं, कुछ पेन ड्राइव में, डिफरेंट टाइप की चीज़ों में रखते हैं, तो उसमें उनका स्पेस जो है उनके अकॉर्डिंग वो फिक्स करते हैं। अगला जो दिया गया है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप डाटा को कैसे डिजिटल फॉर्म में या फिर एक फाइल के फॉर्म में रखते हैं वो आपके अकॉर्डिंग है, ये स्पेशली डिजिटल फॉर्म में होता है। अगला जो इसमें चीज़ें इंक्लूड है वो है हमारा बैकअप एंड रिकवर, यानी कि मान लीजिए आपने डाटा को स्टोर करके रखा है बट आपको पता नहीं है कि अगर आपने उसमें इंपॉर्टेंट डाटा को रखा है तो अगर वो एक तरह से लॉस हो जाए, कहीं गुम हो जाए, कहीं खो जाए, तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगेन आप कैसे उसको ला सकते हैं, इन सभी स्ट्रैटेजी को इसमें यूज़ किया जाता है। अगला जो दिया गया है स्टोरेज आर्टिक्यूलेचर, इसमें भी एक तरह से चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। स्टोरेज का जो सिस्टम है उसको अच्छे से जितना नीड है उतना ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें स्पेशली इसमें आती है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये 2 टाइप के कौन कौन से हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है वो भी मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको करना है कि व्हाट इज एक्सपेक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड टू इंश्योर कोहेरेंस एंड कोहेशन व्हिल राइटिंग अ पैराग्राफ। यानी कि अगर हम लोग समझे तो कोई भी पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उसमें सुसंगठित और एक तरह से सामंजस्य जो सुनिश्चित जो चीज़ें होती है उनके पहलुओं को हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है उसको आपको लिखना है। स्पेशली ये क्या होता है यानी कि कोहेरेंस और कोहेशन क्या होता है इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टली थोड़ा बताया गया है, देन इसको डीपली हम नीचे पढ़ेंगे। तो कोहेरेंस और कोहेशन जो होता है वो 2 एक तरह से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि एक तरह से क्लियरली हमें एक तरह से राइटिंग को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और इनके आइडिया को, इनके पर्सपेक्टिव को और क्या फोकस है उन सभी चीज़ों को हमें समझने में हेल्प करते। तो हम एक एक करके नीचे पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि कोहेरेंस क्या होते हैं। तो ये यूनिटी ऑफ आइडिया होता है। यूनिटी ऑफ आइडिया कहने का मतलब अगर हम लोग समझे तो ये एक तरह से मेन कोई आइडिया होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आपका सिंगल जो फोकस या फिर आपका जो मेन जो इंटेंशन है या फोकस है वो आपके एक थॉट पे होना चाहिए कि ये जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो इसमें टॉपिक क्या है, सेंटेंस क्या है, आइडिया क्या है और क्या ये इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ये चीज़ें हमें दिखाती है कोहेरेंस में, यानी कि इसका मेन फोकस इस पे होता है। तो सिंपली ये पैराग्राफ का एक ऐसा भाग होता है जो कि हमें मेन सेंटर के आइडिया पे फोकस कराने में मजबूर करता है, यानी कि उस चीज़ को हमें दिखाता है। आगे जो इसका काम होता है या फिर ये चीज़ों को प्रेजेंट करता है वो है, इसका काम है सपोर्टिंग डिटेल, यानी कि ये चीज़ों को यानी कि टेक्स्ट को अच्छे से सपोर्टिंग करके डिटेल के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करता है या फिर हमें एक्सप्लेन करके बताता है। अगला जो है लॉजिकल फ्लो, इसमें एक तरह से लॉजिकल फ्लो को भी यूज़ किया जाता है। लॉजिकल फ्लो मीन्स कि आपका जो पॉइंट है वो लॉजिकली है, रीडर से कनेक्ट कर रहा है, रीडर उसको समझ रहे हैं और आपके जो आइडिया है वो भी बहुत ही स्मूथली है जो कि लोगों को रियली समझ आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है कोहेरेंस। अब हम आगे आते हैं। तो आगे जो दिया गया है वो है हमारा कोहेशन। तो देखिए ये जो है यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर है और ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वो यूनिटी ऑफ आइडिया था। तो देखिए यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे कि कोई टॉपिक है तो टॉपिक का जो सेंटेंस है जो राइटर चुनते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली होता है कि पैराग्राफ अच्छे से बने और रीडर को समझ में आए। अगला जो इसमें चीज़ यूज़ किया जाता है वो है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन मीन्स कि आप ऐसे वर्ड, ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करेंगे, आपके पैराग्राफ में ऐसे आइडिया को आप लिंक करेंगे जो कि बहुत ही रिलेटेबल हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है कि हम यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ में उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि हाउ एवर, देयरफॉर और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे
पैराग्राफ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगला जो पॉइंट यूज़ किया जाता है इसमें वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी हमें वैसे डिज़ाइन करने होते हैं, ऐसे लिखने होते हैं जो कि शॉर्ट हो पर काफ़ी अच्छा और लॉन्ग मीनिंग प्रेजेंट करे, पर सिंपल वे में प्रेजेंट करे। तो ये सब चीज़ें भी हम करते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं तो इसमें एक बोनस टिप दिया गया है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लॉन्ग हो तो, जैसे कि रीड अलाउड, यानी कि आपको बहुत ज़ोर से पढ़ना है। तो इसमें ये भी चीज़ें आती है कि पैराग्राफ को बहुत लोग बहुत ही लाउडली पढ़ते हैं, उसके चीज़ों को उसके फ्लो को अच्छे से समझते हैं। तो सिंपली ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कोहिंस और कोहिंशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 7 नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट किया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा कि व्हाट आर होमोफोन्स, गिव एग्जाम्पल टू शो हाउ देयर यूजेस कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर ऑफ इंग्लिश। यानी कि होमोफोन्स क्या होते हैं, इसको आपको सबसे पहले इसके डेफिनेशन या फिर इसकी मीनिंग को लिखना है। देन ये किस तरह से, अगर आप सेकेंड लैंग्वेज यानी कि अगर तो फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारा इंग्लिश है नहीं, हमारा सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो जब हम इसको सीखते हैं तो किस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको आपको लिखना है। अब इसकी मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं तो एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या होती है। तो देखिए होमोफोन्स को अगर हम लोग सिंपली बोले तो ये रियली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि होमोफोन्स जो होते हैं इनके वर्ड जो होते हैं एक्चुअली इनके साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, पर इनका स्पेलिंग डिफरेंट होता है और साथ में इनका मीनिंग भी अलग होता है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है वो न्यू लर्नर्स को ज़्यादा होती है जब भी वो इंग्लिश को सीखते हैं, क्योंकि उनको जो सुनाई देता है एक, पर उनकी मीनिंग जो है वो अलग होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो देखिए इंग्लिश में जब हम वर्ड यूज़ करते हैं जैसे देयर दे और, है ना, तो ये जो है तीनों के देखिए प्रोनाउंस सेम है, पर देखिए स्पेलिंग तीनों के ही अलग है और साथ में इनका जो मतलब है वो भी अलग है। जैसे देयर का यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये लोकेशन को प्रेजेंट कर रहा है, जैसे देयर इज अ कैट ऑन द मैट, है ना, तो ये एक लोकेशन को दिखा रहा है कि बिल्ली जो है वो मैट पे है ना। तो सेम उसी तरह होती है जैसे और कुछ एग्जाम्पल है कि नो, है ना। अब देखिए दोनों की मीनिंग जो है वो अलग है, पर दोनों का प्रोनाउंस सेम है और यहाँ तक कि स्पेलिंग भी अलग है। तो ये चीज़ें जो है वो लर्नर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब भी वो एक तरह से सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया कि इसके जो मीनिंग होते हैं, इनके वर्ड जो होते हैं वो प्रोनाउंस सेम होते हैं, पर इनकी मीनिंग और इनके स्पेलिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उससे हम होमोफोन्स कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट करते हैं लर्नर्स के लिए, उसको हम एक तरह से, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट कलेक्ट किया है जो कि हमें एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो न्यू लर्नर्स होते हैं। जैसे कि पहला जो प्रॉब्लम उनको फेस करना होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग मीनिंग, यानी कि आपने साउंड तो सेम बोला बट वहाँ पर आपने चीज़ें जो है यानी कि स्पेलिंग वो जो है गलत यूज़ कर दी, तो इसके चलते पूरा सेंटेंस जो है वो बदल जाता है और उसके चलते आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो टेक्स्ट है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगला जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जब भी हम एक तरह से इस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हुए स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि स्पेलिंग तो सबके अलग ही है ना, जो अभी आपको मैंने दिखाया, तो वो स्पेलिंग अलग है पर उनके प्रोनाउंस सेम है, तो जिसके चलते भी एक तरह से ये प्रॉब्लम बन जाती है कि हम बोलते कुछ और है पर उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। तो ये भी एक चीज़ होती है जो कि हमें प्रॉब्लम देती है। अगला जो प्रॉब्लम हमें एक तरह से फेस करना पड़ता है वो है हमारा डिफ़िकल्टी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हमें स्पेशली जो बिगनर होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है, स्पेशली होमोफोन्स के थ्रू। यानी कि जब भी हम एक तरह से हमें वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमें शब्दों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो हम वहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं और इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो ये भी आपको करते करते ही आप सीखेंगे और इन द स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी ही अगर आप कोई भी सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो, और स्पेशली इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने ऊपर आपको समझाया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी ईजी है
जो कि हाउ इज एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग, गिव एग्जाम्पल ऑफ बोथ। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक्सपोजिटरी राइटिंग अभी मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको जाननी है कि आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग क्या होती है ना। तो दोनों के बीच का आपको डिफरेंस सबसे पहले जान लेना है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। देखिए, आर्ग्यूमेंटिव का मतलब होता है किसी तर्क को लेकर जब हम राइटिंग करते हैं तो उसको कहते हैं। दोनों का आपको एग्जाम्पल देना है और दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको ही आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम दोनों की मीनिंग पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट हम एक्सपोजिटरी राइटिंग को मैं थोड़ा समझा देती हूँ अगेन कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो राइटिंग होती है ये सिंपली जो है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है। और इस राइटिंग का जो एम होता है वो एक तरह से स्पीच के लिए क्लियरली, एक तरह से ये स्पीच राइटिंग भी होती है, ऐसे आप बोल सकते हैं। और इसमें राइटर का एक तरह से मेन गोल होता है कि वो अच्छे से क्लियरली इंफॉर्मेशन को रीडर के सामने प्रेजेंट करे, यानी कि उसको एक्सपोज करे, इसमें वो रियल फैक्ट को लाए और एक तरह से ज़्यादा मिलावटी ना करे। तो सिंपल ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको सिंपल वे में आर्ग्यूमेंटिव जो राइटिंग है ये भी मैं आपको समझा दे रही हूँ कि ये भी आपको ईजी हो जाए। तो देखिए, आर्ग्यूमेंटिव जो अभी मैंने आपको बताया तो ये एक तरह से तर्कपूर्ण होता है। अब इसको मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं तो देखिए, दो लोग किसी टॉपिक पे आर्ग्यू कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, यानी कि उनकी ओपिनियन कुछ अलग और सामने वाला जो पर्सन है उसकी अलग है। तो वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं और अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम ये चीज़ें इसमें होती है। इसमें आप एक तरह से नेगेटिव चीज़ें भी होती है। वो एक तरह से सिंपल अपने पॉइंट को लोगों को मनवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब नीचे उसी चीज़ को थोड़ा सा एक तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है और इनके गोल्स क्या है वो दिए गए हैं। तो आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। जो कि मैंने आपको छोटे वे में समझाया उसको थोड़ा सा यहाँ पर फोकसिंग यानी कि थोड़ा बड़ा वे में समझाया गया है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उनका गोल क्या है, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं और अपने से इसको लिख सकते हैं। तो बस यही है इसमें कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बस यही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया बिकॉज आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये है क्या। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको भी आपको करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। देखिए, ये जो एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, तो ये तरीका क्या है और ये स्टडी में कैसे हेल्प करता है, स्पेशली राइटिंग में, तो उसको आपको लिखना है। तो फर्स्ट हम इसकी मीनिंग को जान लेते हैं, देन हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन देखिए, ये जो तरीका है यानी कि ये जो मेथड है इसमें स्पेशली जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो नोट्स बनाने के जो तरीके होते हैं उसके सिस्टम को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है, इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिकॉल किया जाता है और उसको अच्छे से नोट के रूप में तैयार किया जाता है। तो देखिए, ये जो एक तरह से मेथड है, स्पेशली अगर मैं इस पिक के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो देखिए, नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये एक मेथड है जो कि हम नोट्स रेडी करते हैं और ये भी एक तरह से 3 तरीके से ये एक तरह से बना होता है। इस पेपर के थ्रू आप देख सकते हैं। अब ये तीनों प्रोसेस क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, इसमें एक तरह से 3 इसके सेक्शन होते हैं जो कि अभी आपने ऊपर पेपर में देखा। तो जब हम लोग पेपर में लिखते हैं तो इसके 3 कैटेगरी में हम इसे बांट देते हैं। जब हम लोग पेपर में लिखते हैं तो इसके 3 कैटेगरी में हम इसे बांट देते हैं। जैसे पहला जो इसमें एरिया होता है जो कि नोट टेकिंग एरिया होता है, ये लार्जेस्ट एक एरिया होता है जहाँ पर अच्छे से आप अपने की पॉइंट को, अपने डिटेल को आप लिख सकते हैं। अगला जो कॉलम होता है वो है हमारा क्यू कॉलम। यहाँ पर भी एक तरह से आप देख सकते हैं इस पेज में बताया गया है कि इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे डेट वगैरह जो भी है ये सब चीज़ें। अगला जो लास्ट वाला जो इसमें सेक्शन होता है वो है समराइजिंग सेक्शन। तो इसमें आपके टॉपिक का जो भी की पॉइंट है या जो भी चीज़ आप है उसको यहाँ पर समराइजिंग करके लिख सकते हैं, यानी कि एक छोटे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा डीपली यानी कि थोड़ा बड़ा करके लिखा गया है। यहाँ पर भी वही 3 सेक्शन है जो कि आपने ऊपर पढ़ा, पर थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, वही चीज़ है। बट जैसे कि आप पेज को किस तरह से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो
कि अभी हम लोगों ने बात किया। तो पहला जो होता है टेक नोट्स, यहाँ पर आपको नोट्स को बनाने होते हैं या फिर लेने होते हैं। अगला जो सेकेंड इसमें होता है वो है रिव्यू एंड क्रिएट, जो क्यूज होते हैं जो अभी आपको मैंने बताया, सेम वही चीज़ है। देन आप इसमें समराइज करते हैं, यानी कि आप अपने टॉपिक को यहाँ पर छोटा वे में उसको लिखते हैं, उस पेज में मेन पॉइंट जो है उस चीज़ को आप लिखते हैं। तो बस यही चीज़ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, एक्चुअली ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है ये एक लेटर। तो आपके इस एग्ज़ाम में ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपके लेटर भी आएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर आएंगे। तो उसी में से ये आपका लेटर जो है एग्ज़ाम में आया है, तो उसी को मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरह के लेटर भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। तो इसमें आपको करना है कि राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग दैट द लाइब्रेरी फैसिलिटी ऑन योर कैंपस में बी इम्प्रूव्ड एंड अपलोड। देखिए आपको ये जो लेटर लिखना है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो इसमें क्या क्या फॉर्मेट आपको यूज़ करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं हार्ड है, ये सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपको पता है जैसे हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट लिखना है कि यानी कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, आपकी क्या कंप्लेन है या जो भी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी फैसिलिटी। ओके, तो इस तरह से आप पहले सब्जेक्ट डाल सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने नेम नहीं दिया है, आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। देन आप स्टूडेंट ID दे सकते हैं, आप किस प्रोग्राम से हैं, आपके कॉलेज का क्या नाम है, आप किस डेट पे ये लेटर लिख रहे हैं। देन आपको प्रिंसिपल का नाम लिखना है एंड देन आपका कॉलेज का, और फिर आपको कॉलेज का एड्रेस लिखना है। ओके, तो ये सब तो बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता हो। देन अब आपको स्टार्ट करना है अपना लेटर। तो इसमें आप अपने सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, जैसे कि एक लेटर हम लिखते हैं तो इसमें आप अपना जो भी टॉपिक है थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं डियर प्रिंसिपल से या डियर मैम से। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको आई थिंक आती होगी, आई थिंक क्या आती होगी, बिकॉज आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। कुछ रीज़न लिख सकते हैं कि क्या क्या कमी है, जैसे कि लिमिटेड कलेक्शन है। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे कलेक्शन होते हैं बुक्स के, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पर रख सकते हैं और डाल सकते हैं उस लेटर में। देन आपको स्पेस में कुछ प्रॉब्लम है, स्टडी आप जब करते हैं तो लाइब्रेरी में कुछ इशू होती है, तो वो चीज़ें भी आप इसमें नोट आउट कर सकते हैं कि आप इसको भी इम्प्रूव करिए। ये मैं बेसिक पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं और एक तरह से आप अपना पूरा जो आपको बोलना है वो आप लेटर में बोल सकते हैं। और ट्राई करिएगा सिंपल वर्ड में आप दें कि ईजी लगे आपका लेटर और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। एंड देन आपको लास्ट में जो आप लिखते हैं जैसे कि थैंक यू फॉर योर टाइम, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। एंड देन लास्ट का तो आपको पता ही है कि आपको क्या लिखना रहता है, और लास्ट में आप अपना नाम लिख सकते हैं। देन सिग्नेचर करके आप ये लेटर जमा कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए मैंने ये लेटर लिया है आपको समझाने के लिए। तो आई होप गाइज मैंने बहुत ट्राई किया आपको अच्छे से समझाऊँ, और मे बी थोड़ा सा मिस्टेक अगर हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। और आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज़ मुझे कुछ दिन पहले कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि चीज़ों को बहुत डीपली समझना पड़ता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए एंड ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।